भाव से की गई राजनीति देश को विकास की दिशा देती है, लेकिन स्वार्थ के लिए की गई राजनीति सब कुछ खत्म कर सकती है। हमारी संस्कृति का डीएनए बदल सकती है, किसी एक क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल सकती है, देश को विकास के पथ से डी-रेल कर सकती है। बीते साल जून के महीने में मुंबई के भायंदर इलाके में एक लोकल बस स्टॉप का नाम ही बांग्लादेश रख दिया गया। बताया यह गया कि समय के साथ आते आते यहां पर इतने बांग्लादेशी आकर रहने लगे कि इस जगह बांग्लादेशियों की जनसंख्या ज्यादा हो गई और उन बांग्लादेशियों ने यहां के लोकल बस स्टॉप का नाम बदलकर बांग्लादेश ही रख दिया। ठीक इसी तरीके से बीते हफ्ते पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में पुलिस ने सद्दाम नाम के एक शख्स के घर पर जब छापेमारी की तो उसके घर के अंदर एक अंडरग्राउंड टनल मिलता है। ये जो टनल है वो 40 मीटर लंबा, जो कि मतला नदी तक जाता है, जहां पर नदी पार कर आप सीधे कहां पहुंच सकते हैं? बांग्लादेश पहुंच सकते हैं। अब ये जो दो खबरें मैंने आपको बताई, इन दो खबरों के बारे में आज इसीलिए आपको बताना जरूरी है क्योंकि बीते दिनों में बांग्लादेश में छिड़े हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद, जो कि रिजर्वेशन को लेकर हो रहा है, कोटा सिस्टम के खिलाफ हो रहा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि जो लोग पीड़ित हैं वो पश्चिम बंगाल आ सकते हैं। हम उनके लिए पश्चिम बंगाल का द्वार खोल कर रख रहे हैं। अब आप ममता बनर्जी को सुनने से पहले इस बात को भी ध्यान रखिए कि उनके कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश में हिंसा से पीड़ित लोग भारत आकर शरण ले सकते हैं। আপনাদের কোনো পরিবার থাকে, পরিজন থাকে, কেউ পড়াশোনা করতে যান, কেউ চিকিৎসা করতে এসে ফিরতে না পারেন, যদি কোনো সহযোগিতার দরকার হয়, আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে, আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। यानी कि ममता बनर्जी ने भारत सरकार से बगैर बात किए, बिना विदेश मंत्रालय से चर्चा किए इस बात का ऐलान कर दिया कि बांग्लादेश के लोग भारत की शरण ले सकते हैं, बंगाल में शरण ले सकते हैं। अब आप जरा सोचिए, इस बात का विरोध भारत सरकार कर पाती उससे पहले ही बांग्लादेश की सरकार ने ममता बनर्जी के इस फैसले का विरोध करते हुए दिल्ली एक डिप्लोमेटिक নোট भेज दिया है। ব্যানার্জির প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে চাই, তার সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার, ঘনিষ্ঠ, উষ্ণ। কিন্তু তার এই বক্তব্যে অনেকটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে এবং বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেজন্য আমরা তার এই বক্তব্যের ব্যাপারে ভারত সরকারকে ইতিমধ্যেই নোট দিয়ে আমরা জানিয়েছি। हसन महमूद साहब कह रहे हैं कि पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इस बयान से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को शरण देने की जो बात कही है वो सिर्फ और सिर्फ अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने वाली है, क्योंकि अगर आप कानूनी रूप से देखेंगे या संवैधानिक रूप से देखेंगे तो राज्यों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वो किसी दूसरे देश के नागरिकों को अपने राज्य में शरण दे सके। और ये जो राइट है, ये अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के अधीन है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश से घुसपैठ कोई छिपी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर विभाजन के समय से ही राजनीति होती रही। पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से सीमाई इलाका सबसे ज्यादा है और इसमें भी सबसे ज्यादा सीमा समुद्री इलाकों से गुजरती है। और यही वजह है कि इन समुद्री इलाकों में निगरानी अपेक्षाकृत कम होती है, यानी कि जितनी एक्सपेक्टेड है उतनी है नहीं। और इन इलाकों से बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। बंगाल की राजनीति में, यहां की पॉलिटिक्स में घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा है और रहता भी है, चाहे लेफ्ट की सरकार रही हो या फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार। घुसपैठ को एक राजनीतिक मजबूती का आधार मानती है, एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर देखती है।
ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप यह है कि पार्टी और सरकार के स्तर पर घुसपैठ और एक विशेष समुदाय के लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। लेकिन थोड़ा सा इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो यही ममता बनर्जी एक वक्त पर बांग्लादेशी घुसपैठ की पुरजोर विरोधी रही। इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में लोकसभा उपाध्यक्ष के ऊपर सदन के अंदर कागज तक उछाल दिए थे। जब इस स्वरूप इलाज जब इस स्वरूप इलाज जब इस स्वरूप इलाज जब इस स्वरूप इलाज ये तस्वीरें आपके सामने बार बार रिपीट मोड पर दिखाने का मकसद ये है कि जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए कि सियासत किस तरीके के रंग बदलती है बदलते समय के साथ और कुर्सी बदलने के साथ साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ का विरोध करते करते ममता बनर्जी इनकी समर्थक कैसे बन गई या फिर इनके समर्थन में कैसे आ गई। तो आप इसके पीछे की वजह जो है वो है सत्ता। क्योंकि बांग्लादेश में डेमोग्राफी कुछ इस तरीके की हो चुकी है कि बांग्लादेश सेंटिमेंट्स को हर्ट करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। और इसका एक विजुअल सबूत आप देखिए। साल 2019 में चुनावों से पहले ममता बनर्जी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए जिस शख्स को बुलाया उनका नाम है फिरदौस अहमद। फिरदौस बांग्लादेशी फिल्म स्टार हैं और वो उत्तरी दिनाजपुर इलाके में कैंपेनिंग कर रहे थे। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने फिरदौस अहमद से देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। अब आप सोचिए, एक दूसरे देश के कलाकार को बुलाकर अपने देश में प्रचार करवाने की आवश्यकता आखिर क्यों ही पड़ी होगी। इसको आइए आपको एक ग्राफिक के जरिए समझा देती हूं। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले इलाके नॉर्थ उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये वो इलाके हैं जो कि मुस्लिम बाहुल इलाके हैं और यहां पर टीएमसी हर बार रिकॉर्ड वोटों से जीतती है। रिपोर्ट यह कहती है कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए ही रहते हैं। यह तो एक बहुत छोटा सा ग्राफ है। पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का इतिहास बहुत पुराना है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को साधने के लिए बांग्लादेश से आए लोगों को शरण देने का खेल भी बहुत पुराना है और लंबे समय से चल रहा है। इसको आप डेकेडल इंक्रीज से समझिए। अब डेकेडल इंक्रीज क्या होता है, आइए जरा आपको ग्राफिक के जरिए समझाती हूं। और इस डेकेडल इंक्रीज के आंकड़े को इस बड़ी स्क्रीन पर रखने का मकसद यह है कि यहां पर आप डेकेडल इंक्रीज यानी कि हर बीतते 10 साल के बाद किस तरीके से मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन में अंतर देखेंगे। जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले इलाके हैं जिसमें मुख्यतः मैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जल्दी से आपके सामने रख देती हूं, जैसे कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जाहिर है अब इसमें परसेंटेज डेकेडल वेरिएशन मुस्लिम्स का कैसे नजर आया, मैं आपको इसका क्रक्स समझा देती हूं। दरअसल यहां पर आप देखिए 1991 2001 से और फिर 2001 से 2011 तक, यानी कि 10-10 साल के गैप में इसको मैं आपको दिखा रही हूं। जहां पर आप 1991 और 2001 में देखेंगे, दार्जिलिंग फॉर एग्जांपल लेते हैं, जहां 40.98 था जो कि 2001 और 11 में आते आते 26.04 हो गया। अब जैसे आप देखिए कूच बिहार का, यहां पर 18.59 है और यहां पर 19.82, यानी कि इन दोनों के बीच का जब आप डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा।
अब इसमें चौंकाने वाली बात और आंकड़े क्या सजेस्ट करते हैं ये आप देखिए। अब मैं आपको दिखाती हूं परसेंटेज डिकेडल वेरिएशन ऑफ हिंदूज। हिंदूज का जो वेरिएशन है वो कैसे नजर आता है। यहां 1991 और 2001 और 2001 से 2011 तक अगर आप देखेंगे तो जरा डिक्रीज देखिए कितना ज्यादा है परसेंटेज में। 22.15 से हो गया 10.42, 19.29 से 11.42, इसके साथ 12.78 से 11.53 और इसके साथ 20.04 से 10.81। यानी यहां पर जब आप डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। ये डिफरेंस क्या सजेस्ट करता है? ये डिफरेंस ये सजेस्ट करता है कि जो हर बीतती सदी के साथ मुस्लिम्स और हिंदू पॉपुलेशन में बदलाव हुआ उसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का अंतर है और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन में अंतर बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है।